आज की वीडियो में हम रोल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एक इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, तो उनका इकोसिस्टम के अंदर क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। इकोसिस्टम कहते हैं लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर एरिया, यानी जब एक खास एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें के प्लांट्स भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल हैं, वो जब एक खास एरिया में एक साथ रह रहे होते हैं तो उनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, वास्ता पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स को कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट अज्जा को कहते हैं, यानी इकोसिस्टम के अंदर जो जानदार चीजें होती हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, ये सब चीजें लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, जिन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, जैसे पानी है, जैसे सॉइल है यानी मिट्टी है, यानी इसके अलावा हवा है। तो ये सब क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक और तस्वीर की मदद से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तभी ये हमें नजर आते हैं। तो ये सब क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स में शामिल हैं वाटर, लाइट, एयर, सॉइल यानी मिट्टी, पानी, हवा, लाइट, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। तो किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक दूसरे से वास्ता पड़ता है। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्योंकि इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, इसलिए जितने अहम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम में, उतने ही ज्यादा अहम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, दर्जा हरारत, क्लाइमेट यानी मौसम, तो ये सब क्या किरदार अदा करते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि पानी, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन अज्जा की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ग्रीन प्लांट्स नजर आ रहे हैं। तो पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जज्ब करते हैं, जमीन से पानी और मिनरल्स यानी मुख्तलिफ तरह की मादनियात लेते हैं, जो कि पौधे की नशोनुमा, पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। तो इन चीजों की मौजूदगी में पौधे अपनी फूड, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और खुराक के अलावा पौधे हवा में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं यानी खारिज करते हैं। तो इसी ऑक्सीजन को बाकी के तमाम जानदार अज्जा, जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और इसी फूड को पौधे
अपनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं पौधों को बाकी के जानवर और इंसान खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पौधों के ऊपर फल सब्जियां लगती हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर जो होते हैं वो पौधों के पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, जैसे कि काऊ वगैरह। तो इसका मतलब है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो होंगे तो पौधे जिंदा रह सकेंगे, पौधे ग्रो कर सकेंगे, और पौधे होंगे तो बाकी के जो जानदार हैं वो जिंदा रह सकेंगे। इसका मतलब है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। यानी एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ये सब फैक्टर्स, ये सब चीजें शामिल हैं, वो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो सरवाइव कर सकें, यानी जिंदा रह सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी अपने जैसे जानदारों को पैदा कर सकें। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स का बहुत अहम किरदार होता है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स की, कि जो जानदार चीजें हैं वो कैसे एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में, एक इकोसिस्टम को नॉर्मल रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, उन पे असर अंदाज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पौधों की, प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट्स ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस हवा में शामिल हुई थी, तो इसी ऑक्सीजन को बाकी के ऑर्गेनिजम्स सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पौधों से जो फूड, जो खुराक बनती है, तो कुछ जानदार, कुछ ऑर्गेनिजम्स, तो कुछ जानवर डायरेक्टली यानी इन पौधों को खा के अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डियर की यानी हिरन की, तो हिरन घास खाता है, तो इसका मतलब है कि हिरन या इस जैसे जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ जानवर जैसे कि टाइगर, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा पौधों के ऊपर। वो कैसे? वो ऐसे कि टाइगर किसको खा के अपनी खुराक हासिल करता है? डियर वगैरह को। और डियर किसे खाते हैं? घास को, यानी पौधों को। तो इस तरह से जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हमें फ्रेश एयर भी देते हैं और फूड यानी खुराक का भी जरिया होते हैं। तो प्लांट्स क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। इसको हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे हमें एक एनवायरनमेंट, एक माहौल नजर आ रहा है। तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे हवा है, जैसे सूरज की रोशनी है, जैसे सॉइल है, और बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जानदार चीजें भी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा फूलों वाला पौधा है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी खुराक बना रहा है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बना रहा है। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इन पौधों को खा रहे हैं। कैटरपिलर्स, तो कैटरपिलर्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बड़े होके बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो इन कैटरपिलर्स को फ्रॉग अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं, और इन फ्रॉग्स को स्नेक खा रहे हैं, यानी सांप फ्रॉग को अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्नेक को यानी सांप को आउल अपनी खुराक बना रहा है। तो इस तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा कुछ जानदार चीजें ऐसी होती हैं जो कि माहौल में अपना बहुत इम्पोर्टेंट
رول پلے کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈیکمپوزیشن کرتی ہیں، یعنی ڈیڈ آرگنزمز کی بریک ڈاؤن کرتی ہیں۔ ایسے بایوٹک کمپوننٹس، ایسے لیونگ آرگنزمز کو ڈیکمپوزرز کہا جاتا ہے۔ تو اس تصویر میں ہم ڈیکمپوزرز دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ مٹی کے اندر موجود ہیں۔ تو جب کسی بھی لیونگ آرگنزم کی ڈیتھ ہوتی ہے، جیسے اگر پلانٹ جو ہے وہ اس کی کوئی ٹہنی، کوئی شاخ نیچے گر جائے یا پورے کا پورا پودا نیچے گر جائے، تو تھوڑے دنوں بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی توڑ پھوڑ ہو کے وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یا کوئی اینیمل، جیسے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تھوڑے عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بریک ڈاؤن کرنے والے کچھ چھوٹے چھوٹے اور آرگنزمز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کچھ مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ بایوٹک کمپوننٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لیونگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جاندار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمارے ماحول میں ڈیکمپوزرز نہ ہوں تو ہر طرف ڈیڈ باڈیز کا ڈھیر لگ جائے اور ہمارا انوائرمنٹ آلودہ ہو جائے، جیسے یہاں پہ کاؤز ہمیں مری ہوئی یا ڈیڈ نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر ڈیکمپوزرز نہ ہوں، وہ ان کی بریک ڈاؤن یا توڑ پھوڑ نہ کریں، تو یہ اور اس طرح کے اور لیونگ آرگنزمز پوری دنیا کے اوپر بھر جائیں اور باقی کے جو زندہ چیزیں ہیں ان کا دنیا پہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ تو اس طرح سے بایوٹک کمپوننٹس بھی ایکو سسٹم میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا رول آف بایوٹک اینڈ اے بایوٹک کمپوننٹس ان این ایکو سسٹم کے بارے میں۔